गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अभी तक स्ट्रेट लाइन में 2 क्लास कर चुके हैं रिवीजन के लिए। ऑलमोस्ट हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हम और भी कुछ आगे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा अभी बीच में गैप 2 वीडियो के बीच ज़्यादा हो गया है। हालांकि हम आगे थोड़ा सा और ज़्यादा लेक्चर आप लोगों के लिए डालेंगे। एक्चुअली बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, 11th का भी चल रहा है, 12th का भी चल रहा है। 12th का 2 तरह का क्लास चल रहा है, 12th प्लस जेई प्लस ओनली बोर्ड। तो आप लोग के पास जब बीच में गैप मिलेगा ना, तो जैसे मान लो वर्क नहीं देगा, तो पीछे का वीडियो हम बोले थे देखने के लिए, क्योंकि जब परमुटेशन ख़त्म मतलब जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे ना, तो सीधे कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का काम क्या है कि जो 5 लेक्चर परमुटेशन का है वो पढ़ के रखना है, ठीक है। वीडियो चैनल पर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़ लोगे तो हम लोग सीधे कॉम्बिनेशन फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बीच में अगर टाइम अगर निकलेगा स्ट्रेट लाइन के अलावा, तो आप परमुटेशन को पढ़ सकते हो। और उधर हम लोगों का कोनिक सेक्शन पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ था, कोनिक सेक्शन भी पढ़ सकते हो साइड से, ठीक है। हालांकि हम अभी स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन से पहले का जो टॉपिक है पॉइंट चैप्टर, हालांकि हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इसको, लेकिन उस पर हम ज़्यादा नहीं गए। मेन फार्मूला कुछ हाईलाइट कर देते हैं आज। पॉइंट के बाद लोकस होता है, फिर स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम स्ट्रेट लाइन से पहले लगभग 10 क्लास लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और फिर बहुत ईजी हो जाता है सब चीज़। लेकिन उतना चूँकि हम रिविजन क्लास कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि जो स्कोरिंग चीज़ है उसी को हम लोग निकालें। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम जो है ना, पीछे का चैप्टर जो है पॉइंट चैप्टर का जो मेन फार्मूला है उसको हाईलाइट कर देते हैं। और आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे। आगे हम जो है यूट्यूब पर ज़्यादातर लाइव क्लास ही लेंगे, तो टाइम टेबल आप लोगों को अपडेट कर देंगे लाइव क्लास का, ठीक है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग टाइम पर क्लास करना, और उसमें हम लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं उस तरह का फीलिंग लेंगे। और जो आप लोगों का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आप लोग डिस्कस करना, ठीक है। जैसा होगा देखेंगे। तो यही बताना था कि बीच में जब कोई गैप मिले ना ज़्यादा, तो आप पीछे का वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पर दिया हुआ है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। और साइड से फंक्शन भी चल रहा है, IIT लेवल काफ़ी स्टैंडर्ड क्लास है वो, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम बोले ही नहीं थे, क्योंकि कैलकुलस को अगर आप पढ़ोगे तो बिना फंक्शन का आप पढ़ नहीं सकते हो अच्छा से। तो फंक्शन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आप लोगों के लिए जो रिविजन क्लास वाले हैं उन लोगों के लिए बेसिक मैथ्स का जो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है 11th वालों के लिए, अभी 11 लेक्चर 10 लेक्चर अपलोड हुआ है, 11 आने वाला है उसमें, तो वो भी देखना है, ठीक है। दूसरा बात, फंक्शन, जो कैलकुलस जब आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो बिना फंक्शन के तो पढ़ नहीं सकते हो। तो फंक्शन में बहुत सारा ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है, उसको भी करना है। तीसरा परमुटेशन, ये चूँकि हम पढ़ाएंगे नहीं, तो हम ऑलरेडी पढ़ा दिए है ना, तो इसको अगर पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। तो बेसिक और फंक्शन का एक दूसरे से लिंक रहता है, ठीक है। कैलकुलस पढ़ना है तो दोनों चीज़ को साथ में पढ़ना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट में ज़्यादा काम नहीं है वो सब चीज़ का। और कोनिक सेक्शन, ये तो हम रिवीजन क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, चूँकि पढ़ा चुके हैं, तो इसी से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोनिक सेक्शन जो है ना, आप स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बाद, स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ना, ठीक है। लेकिन ये सब तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है। फंक्शन भी शुरू से पढ़ सकते हो सारा, परमुटेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और बेसिक भी पढ़ सकते हो शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों को लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, फंक्शन से 1 क्वेश्चन रहता है, परमुटेशन से 1 क्वेश्चन रहेगा, और कोनिक से 3 क्वेश्चन रहता है। तो इतना क्वेश्चन के लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पहले से, ठीक है। तो पढ़े हुए क्या मतलब, चैनल पे दिए हुए हैं वीडियो, वहाँ से आप लोग जो है ना पढ़ना। लेकिन जब भी कोई वीडियो देखोगे तो 20 से मत देखना। जैसे परमुटेशन स्टार्ट करना तो 1 नंबर से स्टार्ट करना, 5 तक देखना। थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो देख के कंप्लीट करना होगा, समझ रहे हो। तो इसको आप लोग देख लेना। अभी स्ट्रेट लाइन चल ही रहा है हम लोग का, फिर तो बहुत सारा टॉपिक हम लोग का ऑलरेडी कवर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल हो जाएगा, फिर कोनिक ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर हम कैलकुलस में जो हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा तो उम्मीद है कि तब तक में इन्वर्स, ट्रिगो, लिमिट और कंटिन्यूटी तक तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। उसके आगे हम देखेंगे नहीं होगा तो इंटीग्रल कैलकुलस का क्लास ले लेंगे, ठीक है। मतलब जब हम कोऑर्डिनेट ख़त्म करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, तो पहले तो कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे। स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ने के बाद कॉम्बिनेशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग करो सही से। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हैं आगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन,
कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट इन द लाइन लिखो ना, ठीक है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं? जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। अब ये पॉइंट है तुम्हारा p x1, y1, ठीक है। तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा? यहाँ जहाँ परपेंडिकुलर मिलेगा वो होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसी को उतना दूर आगे बढ़ाओगे तो इमेज हो जाएगा, ठीक है। p डैश, इसको मान लो अल्फा कोमा बीटा, इसको मान लो u कोमा भी। ये दोनों कैसे निकालेंगे वो समझाते हैं, ठीक है। तो यही है तुम्हारा इमेज और ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर इमेज p डैश अल्फा बीटा, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये दिया रहेगा क्वेश्चन। इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अल्फा माइनस x1 बाई लाइन का जो s का कोफिशिएंट है ना वो इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाई कितना b इज इक्वल टू -2 इंटू ये पॉइंट इसमें रिप्लेस करो, ये पॉइंट सॉरी ax1, चूँकि नॉन क्वांटिटी तुमको ये रहेगा x1 y1, ठीक है। ये तो अननोन है। ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से तुम कैलकुलेट करोगे तो क्या निकाल सकते हो? अल्फा, और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या निकाल सकते हो? बीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिगर में दिख रहा है एम यू कोमा भी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, u माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू v माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ, बस यहाँ से 2 हटा देना, माइनस ऑफ ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार ये सब तो मतलब क्या फिक्स वैल्यू निकलेगा, जो भी निकलेगा। अननोन सिर्फ u और v है यहाँ पर, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे तो u निकल जाएगा, इसको कंपेयर करोगे क्या निकल जाएगा? v निकल जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करवा देते हैं। फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑफ पॉइंट 1, 2 इन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इजकल टू 0। सोच समझ के नहीं लिए कोई, बस ये दिखना है कि ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो, सेटिस्फाई करा 1, 2 माइनस 2 0 प्लस 3, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक। अब देखो बनाते हैं इसको। ये है 2x माइनस वाई प्लस 3 इजकल टू 0, और ये है पॉइंट तुम्हारा जो दिया हुआ है 1, 2। कोई एक पूछता है क्वेश्चन में, है ना, इमेज पूछता है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है। हम दोनों दे दिए हैं। इसको m मान लो, इसको p डैश मान लो, इसको अल्फा बीटा, इसको u कोमा भी, ठीक है। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं इमेज, ठीक है। इमेज p डैश अल्फा बीटा। तो कैसे निकालोगे आप? अल्फा माइनस 1 बाय लाइन का x का कोफिशिएंट 2 इज इक्वल टू बीटा माइनस 2 बाय लाइन का y का कोफिशिएंट यानी -1 इज इक्वल टू -2 इंटू इसमें पुट कर दो, क्या हो गया 2 -2 प्लस 3 बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर प्लस कितना -1 के स्क्वायर। पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो ये रिजल्ट कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 2 तो कट ही गया, ये नीचे 5 हो रहा है, ऊपर कितना हो जाएगा -6 बाई 5।
ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा निकाल लो। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, -12/5 + 1 कितना देगा, -7/5। ठीक है। और यहाँ से बीटा निकालो। बीटा निकालोगे तो क्या देगा, +6/5 और +2 10 यानी 16/5 आ गया। इस प्रकार हम लोग पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो बताते हैं। तो इसीलिए इमेज ऑफ पॉइंट क्या हो गया, तो तुम्हारा अल्फा का वैल्यू निकल गया था -7/5 और बीटा का वैल्यू निकल गया था 16/5। बस आंसर हो गया। अब हम निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर M U, V। तो आप क्या करोगे, U - 1 बाई कितना 2 इक्वल टू V - 2 बाई -1। बस वहाँ से खाली 2 हटा देना, माइनस तो रहेगा ही। 2 - 2 + 3 बाई कितना 5। कैलकुलेट करोगे तो क्या देगा, 2 तो कट ही गया, -3/5 उसी का आधा हो जाएगा। -6/5 आया था तो उसका आधा क्या होगा, -3। यहाँ से U निकाल लो, मल्टीप्लाई करोगे तो -6/5 + 1 यानी -1/5 और V निकालो +3/5 + 2 कितना आ गया, 10 + 3 13/5। इसीलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज क्या आ गया, -1/5, 13/5 और इसका आंसर हो गया। ऐसे जब कोई एक चीज़ निकाल लोगे दूसरा चीज़ तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, मतलब बिना इसके भी निकल जाएगा। लेकिन अगर पूछता है एग्जाम में एक ही चीज़ है, या तो पूछेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज, तो इसी से निकालना अच्छा रहेगा। लेकिन जब एक चीज़ निकालेंगे दूसरा मिड पॉइंट के फॉर्मूला से भी निकाल सकते नहीं, क्योंकि हमको इमेज मालूम चल गया है। पी का कोऑर्डिनेट क्या था 1 2 और P' का कोऑर्डिनेट क्या निकल चुका है, ये -7/5, 16। इसी का मिड पॉइंट होगा M। M यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग। चलो 1 - 7/5 तो तुम्हारा हो गया 1 - 7/5/2। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 - 7/5 ठीक है बाई 2 2 + 16/5/2। इसको सॉल्व कर लो, कितना देगा 5 - 7 -2/10। ठीक है, तो 2 तो कट ही जाएगा तो -1/5 हो जाएगा। इसको देखो -10 + 16 26/10 13/5। तो अगर हम एक निकाले दूसरा मिड पॉइंट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पूछेगा तो हम लोग मिड पॉइंट कहाँ से लाएंगे, तो डायरेक्ट बनाएंगे, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला था ये। तुम लोग जब 3D पढ़ोगे ना तो 3D में भी प्लेन चैप्टर में इसका काम पड़ेगा इस फार्मूला का। ठीक है, इसको ध्यान रखना ठीक से। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेक्शन फार्मूला का रिजल्ट बता देते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह का होता है। ये है तुम्हारा क्या, इंटरनल डिवीजन। तो इसमें C का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, यानी AC = CB = M/N इंटरनली। तो C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, MX2 + NX1 बाय कितना M + N, फिर क्या MY2 + NY1 बाय M + N। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन
इसमें क्या होता है, जैसे ये A है और ये B है और तीसरा पॉइंट इसको बाहर से डिवाइड कर रहा है, m/n ही रेशियो है। तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है और ये तो निकालना है। यहाँ पर क्या है, AC इज टू CB, m/n तो है लेकिन एक्सटर्नली है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 बाय m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इंटरनल में, एक्सटर्नल में क्या होता है, माइनस होता है, इंटरनल में क्या होता है, प्लस होता है। तो इससे तो ईजी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन काफ़ी स्टैंडर्ड है, अभी समझाते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। मिड पॉइंट तो जानते ही सब लोग, ए बी, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का है x2, y2, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सी x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, मिड पॉइंट। यहाँ पर AC इज इक्वल टू CB है, ठीक है। जो मेन बात हम बताना चाह रहे थे वो अब समझा रहे हैं, ठीक है। नोट फर्स्ट, इफ we use formula of internal division and ratio becomes negative, then we know it was external division, ठीक है। एंड वाइस वर्सा। मतलब जैसे कन्फ्यूजन क्या होता है यहाँ समझाते हैं कि जैसे मान लो तुमको पूछेगा 2 पॉइंट दे दिया है, तीसरा पॉइंट भी दे दिया है, ठीक है। पूछेगा ये पॉइंट इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वहाँ 2 तरह का तुमको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एक तो तुम इंटरनल फार्मूला यूज करोगे कि एक्सटर्नल वो नहीं दिया रहेगा, बस ये दिया रहेगा 2 पॉइंट दिया हुआ है और जो तीसरा पॉइंट है उसको दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहला दिक्कत क्या होगा कि हम इंटरनल फार्मूला यूज करें या एक्सटर्नल, वो पता नहीं चलेगा। दूसरा दिक्कत क्या होता है सबसे बड़ा, कि मान लो तुम्हारा आंसर 3:4 आ गया है, तो एक ऑप्शन में 4:3 भी जरूर दिया रहता है। अब सवाल है इधर से अगर 4:3 है तो इधर से 3:4 भी तो है। तो ये सब भारी कन्फ्यूजन का चीज़ होता है, ठीक है। इसी को समझा रहे हैं ठीक से। तो रेशियो उधर से काउंट करना जो पॉइंट पहले दिया रहता है क्वेश्चन में, समझ गया। और मान लो कि तुम इंटरनल का यूज किया है और m/n का वैल्यू आ गया -4/3, तो तुम बोलना 4/3, लेकिन क्या बोलना, इंटरनल का यूज करने से या तो एक्सटर्नल बोलना, ठीक है। लेकिन अगर तुम एक्सटर्नल का यूज करके ये रेशियो लाओगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा रेशियो, ठीक है। क्योंकि रेशियो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो वही बात यहाँ समझा है। जो भी कोई, अब हम लोग का टेंशन नहीं है, जो भी कोई फार्मूला होगा वो यूज कर सकते हैं, या तो इंटरनल यूज कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, जो मन वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है कि इंटरनल यूज करेंगे और रेशियो नेगेटिव आएगा तो क्या समझेंगे, एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल का फार्मूला यूज करेंगे और रेशियो नेगेटिव आएगा तो क्या समझेंगे, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और बाकी 4:3 और 3:4 में कन्फ्यूजन रहेगा, तो बस ये देखना है, अगर पॉइंट पहले ए दिया हुआ है बाद में बी दिया है तो हमेशा रेशियो इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। अगर पहले बी बाद में ए दिया है तो इधर से फिर काउंट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जो पॉइंट पहले दिया है उसके साइड से रेशियो लेना है, ठीक है, वो रहेगा न्यूमरेटर में, और जो पॉइंट बाद में दिया रहेगा उसके साइड से रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये बात को ध्यान रखें। नोट नंबर सेकेंड, एक्स एक्सिस divides the line segment joining the line segment
ज्वाइनिंग ए x1 y1, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है यहाँ से, एंड बी x2 y2 इन द रेशियो m/n इजकल टू माइनस ऑफ y1 बाय y2। ये अच्छा से याद रखना, ठीक है। एक्स एक्सिस इस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको। कैसे हो रहा है यहाँ समझा भी दे। ए है, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये है m/n का रेशियो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिमिलर ट्रायंगल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल इक्वल है, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में इक्वल ही होता है। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर। और ये y1 है और ये क्या है, y2 है। हमको चाहिए m/n, ये रेशियो। तो ये लेंथ बाय ये लेंथ जो है वो क्या होगा, ये लेंथ बाय ये लेंथ होगा, तो y1 बाय y2। लेकिन ये नीचे की तरफ है, तो y2 का जो है लेंथ तो पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन y2 का वैल्यू क्या रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि x के नीचे जो है y कोऑर्डिनेट नेगेटिव देता है। अगर हम माइनस हटा देंगे तब ये नेगेटिव रहेगा। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि y2 नेगेटिव साइन में था, इसलिए माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये जो फार्मूला यूज किया है ये है इंटरनल डिवीजन। और इसको यूज करने के बाद भी अगर नेगेटिव मेंटेन रहेगा तो उसको एक्सटर्नल समझा जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन में करवा देंगे, पहले आगे बढ़ो। थर्ड नंबर नोट, y एक्सिस divides the line segment joining A x1 y1 and B x2 y2 in ratio m/n इजकल टू माइनस ऑफ x1 बाय x2। और यहाँ भी ये फॉर्मूला जो है ना इंटरनल डिवीजन का है। इसको लगाने के बाद अगर नेगेटिव मेंटेन रहेगा तो एक्सटर्नल समझा जाएगा। कैसे देखो, जैसे मान लो ये है, ए है और ये बी है, ये है x1, y1, ये है x2, y2। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। यहाँ पर ये लेंथ क्या होगा, ये x1 होगा, और ये क्या होगा, x2 होगा, और ये पॉइंट C है, और रेशियो चाहिए इधर से। तो सिमिलर ट्रायंगल फिर से लग जाएगा यहाँ। ये एंगल इक्वल, ये 90 डिग्री, और ये एंगल भी इक्वल, अल्टरनेट एंगल। तो x रेशियो जो है m/n बराबर क्या, x1:x2, लेकिन x1 नेगेटिव में है, लेकिन लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए -x1 होगा ये लेंथ, ठीक है। तो -x1 बाय x2 कर दिया, ठीक है। अब ये इंटरनल है, इसको लगाने के बाद अगर नेगेटिव आएगा तब हम लोग क्या समझेंगे, उसको एक्सटर्नल डिवीजन समझेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, एग्जाम्पल करवाएंगे। तो हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला के अंदर कुछ पॉइंट्स देख रहे थे। फोर्थ नंबर पॉइंट भी हम देख लेते हैं, तब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लाइन ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 divides the line segment joining a x1, y1 and b x2, y2 in the ratio m/n इजकल टू, पहले ये पॉइंट इसमें पुट करोगे, है ना, इस लाइन में, यानी माइनस भी लगाना, माइनस ऑफ क्या चाहिए, ax1 प्लस by1 प्लस c बाय ax2 प्लस by2 प्लस c। और ये फार्मूला भी जो हम लिखे हैं ये इंटरनल डिवीजन का ही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन इसको लगाने के बाद अगर नेगेटिव आएगा एक्सटर्नल समझेंगे। जैसे क्वेश्चन करवा देते हैं, फाइंड रेशियो इफ x एक्सिस
divides the line segment. Joining A to -3 and B 5 2. A 5 7 and B 6 3. तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जो पढ़े हैं फार्मूला उससे बहुत जल्दी बन जाएगा। ऐसे ही इस मेथड, बोर्ड वाला मेथड सब है ना, बुक्स में बहुत लंबा मेथड है, λ/1 रेशियो मानता है, फिर उसको सॉल्व करता है, काफ़ी कैलकुलेटिव होता है। लेकिन हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे। देखो m/2n लगाओगे, -y1 पे क्या y2 माइनस इधर कर लो, y1 कितना हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट का लेना -3, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, तो यानी क्या निकला 3/2 है ना। और ये आंसर होगा। ऑप्शन में तुमको 2:3 भी दिया रहेगा तो वो नहीं लिखना, ये लिखना, क्योंकि पॉइंट जो पहले दिया रहता है वो ऊपर में यूज करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, λ/1 वाला मेथड से खुद देख लेना, है ना। ये चूँकि अच्छा मेथड, इसी को पढ़ो। m/n सेकंड क्वेश्चन के लिए बनाएंगे, -y1/y2 यूज करोगे तो क्या होगा, -7/3। अब देखो -7/3 आ गया तो ये बोलेंगे नहीं, लिखेंगे ऐसे, रेशियो इज 7:3 एक्सटर्नली। समझ गया ना, बोलना पॉजिटिव ही है, अगर नेगेटिव आ गया तो उसको माइनस लगा देना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। λ/1 करके तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है। इससे हम इसको एक बता देते हैं, ए है और ये बी है, इसको मान लेते हैं, चूंकि x एक्सिस पर का पॉइंट है तो λ, 0, ठीक है। ऐसा करते हैं, k0 मान लेते हैं, ठीक है। और रेशियो को λ/1 मान लेते हैं, या m/n भी मान सकते हैं, ठीक है। a का कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 3, b का कोऑर्डिनेट क्या है 5 2। तो इंटरनल डिवीजन लगाओ, y कोऑर्डिनेट को 0 करो, क्या होगा 2 λ -3 बाय कितना λ+1 इक्वल टू 0। तो 2 λ -3 इक्वल टू 0, तो λ इक्वल टू क्या हो गया 3/2। इसीलिए रेशियो इज क्या होगा λ/1 अकॉर्डिंग टू फिगर इक्वल टू क्या होगा 3:2। ऐसे बनाते हैं। और इसमें सेम तरीका से बनाओगे तो यहाँ भी नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। तो नेगेटिव जब आएगा, जो फर्स्ट नोट बताए थे कि पॉजिटिव बना करके और रेशियो को चेंज कर देना। अगर हम इंटरनल यूज किए हैं तो एक्सटर्नल बोलेंगे। ये फार्मूला ट्रिक वाला था वो इंटरनल का, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड रेशियो इफ y axis divides the line segment joining first A -2 3 and B 5 1. A minus A 7 2 and B 4 3. तो अब हम उस मेथड से लैम्डा वाला मेथड से नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक लगाओ। m/n क्या होगा -(x1/x2) फार्मूला था नहीं, वो एक्सिस के लिए। सीधा बताओ क्या होगा, -(-2) कितना 5, यानी कितना 2/5। तो रेशियो क्या हो गया 2:5, ठीक है। और ये जब कुछ नहीं लिखा रहा था तो इंटरनल समझाया जाता है, एक्सटर्नल अगर देगा तो वो लिख देगा कि एक्सटर्नल हो रहा है, ठीक है। आगे देखो सेकंड नंबर, जो m/n लिखोगे तो क्या लिखोगे इसमें बताओ, -(x1/x2) करोगे तो -7/4, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ गया तो बोलना क्या है, रेशियो इज 7:4 बट एक्सटर्नली, ठीक है। बहुत इजी है। अब आप लोगों का जो सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, जहाँ से मेनली क्वेश्चन जेईई में रहता है,
या कंपटीशन में इसी टाइप पर रहता है तो हम लोग बहुत फास्ट बना सकते हैं। अब लाइन वाला भी देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड रेशियो इफ स्ट्रेट लाइन 3x + 2y - 1 = 0 divides the line segment joining -2 1, एक ही क्वेश्चन देते इस पर, ठीक है, एंड 3 2। ठीक है, सॉल्व करो। देखो m/n लगाओगे, माइनस लगाना और ये पॉइंट पहले पुट करो ऊपर में, 3 × -2 + 2 × 1 - 1 बाय कितना, ये पॉइंट बाद में पुट करना, 3 × 3 + 2 × 2 - 1। इसको कैलकुलेट करो, माइनस ऑफ क्या हो गया, -6 + 2 - 1 बाय 9 + 4 - 1 कितना आ गया, -7 + 2 -5 + 5 बाय 13 - 1 12। ठीक है, ये -7 + 2 -5 माइनस लगा हुआ है ना, यानी कि जो रेशियो है तुम्हारा वो 5:12 क्या चीज़ इंटरनली लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5:2 लिख दोगे तो इंटरनली होता है। एक्सटर्नल अगर रहता है तो अलग से लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो मतलब ऑलरेडी इंटरनल डिवीजन रहा होगा, ठीक है। फटाफट नोट करो। तो ये हम लोग का था सेक्शन फार्मूला। थोड़ा हम एक्स्ट्रा इसमें बता देते हैं जो है ना पॉइंट्स सेंटर्स सबके बारे में, ठीक है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो तुम लोग जानते हो कि ट्रायंगल है ABC, तो साइड के मिड पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, उसको मेडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रॉइड होता है, ये 2:1 के रेशियो में बनाते हैं, ठीक है। यानी सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, x2, y2, x3, y3, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। और मीडियन जो डिवाइड करता है वो ऐसे AG is to GD = BG is to GE = CG is to GF, और ये सब का सब 2:1 होता है, ठीक है। ये रेशियो है जो कि सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ ये चूँकि मिड पॉइंट है, मीडियन मतलब क्या होता है, साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, तो मीडियन होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, x2 + x3/2 और y2 + y3/2, और फिर इंटरनल डिवीजन जो पड़े थे 2:1 लगा दोगे तो ये सेंट्रॉइड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं, ठीक है। ABC, x1 y1, x2 y2, अच्छे से फिगर समझा दे रहे हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल को बाइसेक्टर जहाँ भी मिलेगा उसे कोई मतलब नहीं, एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, ठीक है।
और ये सब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, इसी को इन सेंटर कहते हैं। और इसका काम होता है एक सर्कल जो कि इस ट्रायंगल के अंदर बनता है, उसी का ये सेंटर है। ये जरूरी नहीं कि जहाँ पे ये मिला ये देखो यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जहाँ मिल रहा है वहीं पे टच करेगा, लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा। तो इस सर्कल का नाम है इन सर्कल, और इसके रेडियस होता है इन रेडियस, इसको स्मॉल आर कहते हैं, आर को कहते हैं इन रेडियस, ठीक है ना। तो ये सब एंगल बाइसेक्टर है, ए डी बी एंड सी एफ आर 3 एंगल बाइसेक्टर। समझ गया? आई से डिनोट करते हैं इसको, इन सेंटर को, ठीक है। हमेशा मीनिंगफुल सिंबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम ये बता देते हैं, जो रेशियो होता है ना, अब ये जानते हो तुम लोग कि, बता देते हैं बाद में, ठीक है। जानते हो कि ये जो लेंथ है ना, इसको ए कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, कैपिटल ए के सामने वाला साइड को स्मॉल ए, इसको क्या कहेंगे सी, और इसको क्या कहेंगे बी, ठीक है। तो ए आई इज टू आई डी, ए आई इज टू आई डी होगा बी प्लस सी, बी प्लस सी दोनों बगल वाला साइड का सम इज टू अपोजिट साइड ए। उसी प्रकार बी आई इज टू आई ई, ये होगा दोनों बगल वाला क्या है सी प्लस ए इज टू बी। उसी प्रकार सी आई इज टू आई एफ, ये हो जाएगा ए प्लस बी इज टू सी, जहाँ पर सब लोग जानते हो कि ए मतलब क्या हो गया बी सी साइड, बी मतलब क्या हो गया सी ए साइड, और सी मतलब क्या हो गया ए बी साइड, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका फॉर्मूला इन सेंटर का, ठीक है। जो इन सेंटर का फॉर्मूला होगा वो ऐसे होता है, ए इंटू x1 प्लस बी इंटू x2 प्लस सी इंटू x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ax2 by2 प्लस सी सॉरी ay1 by2 cy3 बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया इन सेंटर का, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो इन सेंटर है ना, सेंटर ऑफ सर्कल होता है, इन सेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कल विच टच ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये भी पॉइंट को याद रखना है ना, जो ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता होगा उसी का सेंटर होता है इन सेंटर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है और ये रेशियो बनाता है इसका, ठीक है। इसको बढ़िया से याद रखना, आगे बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन सेंटर देखें, इसके बाद देखते हैं सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर क्या होता है इसको समझना। ए बी सी है, साइड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। उसी को सर्कम सेंटर कहते हैं। इसको डी ई एफ मान लेते हैं। और इसका काम क्या है कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता हो उसका ये सेंटर होता है, ठीक है। और इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट ले लो x1y1, इसका ले लो x2y2, इसका ले लो x3y3, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स है ना, इज कॉल्ड
सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा बात हम ये कह सकते हैं, सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ जो कैपिटल आर लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं सर्कम रेडियस, और इस सर्कल को कहते हैं सर्कम सर्कल। इसका नाम क्या है? सर्कम सर्कल। और आर जो है वो सर्कम रेडियस है। ठीक है, सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कल which passes through all vertices of the triangle। ठीक है, अब देखो इसका जो ऐसे कोऑर्डिनेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको याद नहीं रखा जाता है, मतलब उसका ज़्यादा यूज नहीं होता, बट निकालने का मेथड स्ट्रेट लाइन और सर्कल के मेथड से निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे बता देते हैं। ये होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये तो s कोऑर्डिनेट है, और y हो जाएगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इसको शॉर्टकट में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ x1 sin 2a बाय समेशन ऑफ sin 2a, समेशन ऑफ y1 sin 2a बाय समेशन ऑफ sin 2a। ये फार्मूला फालतू है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है बस। ठीक है, कभी कभी अगर फार्मूला ही पूछ दिया तो अपना देखना, अदरवाइज इसका ज़्यादा यूज क्वेश्चन में नहीं करते हम। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं इसको समझना चाहिए। ठीक है, इफ ट्रायंगल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। ठीक है, ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड triangle, then circumcenter lies at midpoint of hypotenuse। देखो ए बी सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ए सी, तो ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा सर्कम सेंटर। तो अगर ऐसा दे दिया तो फिर लोग फास्ट निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 और ये है x3 y3। तो यहाँ पर सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बस मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट इज x1 प्लस x3 बाय 2 और y1 प्लस y3 बाय 2। अभी रिसेंटली ये सब पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता दी है, जो है ना सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर वो सब का आपस में रिलेशन, तो इसको जानना ज़रूरी है, फिर तो बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम, नोट हो जाए इसे। तो हम आगे देखते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर क्या होता है? देखो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, मतलब परपेंडिकुलर डालना, वो जहाँ भी मिल जाए साइड पर ना, वो एल्टीट्यूड कहलाता है, इसी का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, या परपेंडिकुलर्स भी कह सकते हैं एल्टीट्यूड को। ठीक है, यहाँ पर जो है ए डी बी एंड सी एफ,
आर 3 एल्टीट्यूड्स या परपेंडिकुलर्स, ठीक है। और ये ऑर्थो सेंटर है ओ, ठीक है। तो अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर y1 tan a y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c बाय tan a प्लस tan b प्लस tan c। इसको शॉर्टकट में ऐसे तुम लिख सकते हो, समेशन ऑफ x1 tan a बाय समेशन ऑफ tan a, या समेशन ऑफ y1 tan a बाय समेशन ऑफ tan a। तो ये ऑर्थो सेंटर का जो है कोऑर्डिनेट है, ठीक है। पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, इफ ट्रायंगल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। देन ऑर्थो सेंटर lies at vertex where राइट एंगल फॉर्म, जहाँ पे राइट एंगल फॉर्म करता है वो वर्टेक्स पे ऑर्थो सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे ए बी सी है ना, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ठीक है। तो यही पे ऑर्थो सेंटर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस राइट एंगल डिक्लेयर करना है और जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है उसी पर ऑर्थो सेंटर भी आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ हम नोट बताएंगे, इसको आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नोट फर्स्ट, in an equilateral triangle all centers अभी कैसा पढ़े हम लोग, सेंट्रॉइड पढ़े, इन सेंटर पढ़े, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। लाइज एट सेम पोजिशन, मतलब कोइंसाइड कर, एक ही पॉइंट पे सब सेंटर आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम मिड पॉइंट को, मतलब अगर हम मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स में मिलाते हैं तो मीडियन भी है और ये एंगल भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर भी होता है और एल्टीट्यूड भी है, इसलिए सारा कोइंसाइड कर जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गया और ये भी बाइसेक्ट हो गया साइड भी, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी। तो जो हम 4 फार्मूला पढ़े हैं उसमें सबसे इजी कौन है निकालना, ऑब्वियसली सेंट्रॉइड। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो, उसमें साइड का लेंथ से ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो खैर बहुत ज़्यादा लेंथी है, देखो टेन सब निकालना है, उसमें साइन निकालना था, हालांकि इसको निकालने का दूसरा मेथड स्ट्रेट लाइन से, वो भी लंबा होता है, लेकिन सेंट्रॉइड में तो कोई एफर्ट नहीं लगाना है, सब कॉमन हो जाएगा इसमें। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, कुछ भी पूछेगा तो आप निकाल दोगे क्या, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो इससे हम लोग निकाल लें। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा
तो इजीली बन जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बता दिए थे नोट में कि ऑर्थो सेंटर रहेगा तो जहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हुआ है वो पॉइंट हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, और सर्कम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो जाएगा। नहीं, ये सब बात आप लोगों को बताया है, नोट करो जल्दी से। तो हम नोट पढ़ रहे थे, नोट फर्स्ट देखे थे, नोट सेकंड देख रहे हैं, ठीक है। इन एनी ट्रायंगल 3 सेंटर्स कौन कौन सा, तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, ठीक है, आर कोलिनियर। हमेशा ये तीनों जो है कोलिनियर होता है, एंड साथ साथ में OG:GC', ये 2:1 का रेशियो बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर हमेशा इस पोजीशन में बनाता है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल रहेगा तो, ठीक है, एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल तो कोइंसाइड कर जाएगा, बाकी सभी ट्रायंगल में ये कॉन्सेप्ट वैलिड है, ठीक है। थर्ड नंबर, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फोर सेंटर्स, ठीक है, कौन कौन सा, सारा ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर कोलिनियर, ठीक है। और यहाँ भी ये रिलेशन मेंटेन रहेगा, OG:GC' इक्वल टू 2:1। सर्कम सेंटर मतलब इन सेंटर भी इस लाइन पर आ जाएगा, लेकिन रेशियो को डिस्टर्ब नहीं करेगा वो, ठीक है। इसमें बहुत सारा रहता है क्वेश्चन, जैसे कि इसमें से अगर सेंटर्स में से कोई दो देगा तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो इफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर 2,3 and -1,5, then find सर्कम सेंटर। मतलब ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड दे दिया है, ठीक है, तो सर्कम सेंटर का इफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर इतना रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड। देखो बेटा, जो अभी अभी हम रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर ये 2:1 का रेशियो बनाता है। ऑर्थो सेंटर दे रखा है 2,3, ठीक है, सेंट्रॉइड दे रखा है -1,5, और ये निकालना है, इसको अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे, 2α + 2 बाय कितना 2 + 1 3 इक्वल टू क्या -1। यहाँ से अल्फा रिमूव कर लो तो -3 -2 -5/2। उसी प्रकार 2β + 3 बाय 2 + 1 3 इक्वल टू क्या 5। यहाँ से बीटा रिमूव कर लो तो 15 - 3 कितना 12/2 6, ठीक है। 15 - 3 12/2 6। इसलिए जो ये है आपका सर्कम सेंटर एज क्या हो गया -5/2, 6। दिस इज द रिजल्ट। तो कोई भी दो देगा, अगर मान लो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर देता, ये निकालना तभी निकल जाता। तो तीन में से कोई दो देगा, तीसरा हम इसे निकाल सकते हैं। और ये बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इस पर क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा एक जो JEE 2018 में आया हुआ है, ठीक है। लेट द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल बी A इतना एंड B इतना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ C इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, then the radius of circle having line segment AC as diameter। मतलब सर्कम सेंटर पहले निकालना होगा हमें। अभी बताए थे क्वेश्चन, जस्ट उसी टाइप का है। देखो ये A है और ये B है और C है सर्कम सेंटर, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -3 5, B का क्या दे रखा है 3,3
और सी मान लो अल्फ़ा बीटा है, ठीक है। तो फटाफट निकालो। ये रेशियो क्या होता है 2:1, ये इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। AB/BC क्या होता है 2:1। तो 2 अल्फ़ा माइनस 3 बाय कितना 3 इक्वल टू 3। यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा 9 और प्लस 3 12/2 6 और फिर 2 बीटा प्लस 5, ठीक है, बाय 3 इक्वल टू कितना 3, यानी बीटा इक्वल टू कितना 9 माइनस 5 4/2 2, यानी जो सी का कोऑर्डिनेट हो गया वो 6,2 हो गया सर्कमसेंट। अब AC उस सर्कल का डायमीटर है, कहा क्वेश्चन में आगे, देन रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC एज डायमीटर। तो AC निकाल लो, क्या होगा √6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81 प्लस कितना 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 अंडर क्या होगा 90। अब पूछ रहा है रेडियस, तो क्या हो गया AC/2 डायमीटर का आधा होता है ना, √90/2 इसको कैलकुलेट करोगे तो अंडर क्या होगा 90/4, तो तुम्हारा जो है 90 हो गया 3√10। तो तुम लिख सकते हो ये आ गया तुम्हारा 3/2√10, ठीक है। और थोड़ा और कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3, थोड़ा सा ऑप्शन घुमा दिया है, ऐसे आंसर आ चुका है, क्या होगा √10/4 यानी 3 क्या होगा 5/2। कौन सा ऑप्शन है डी इज करेक्ट। तो और भी इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। एक्चुअली 1-2 और क्लास दे देंगे, हम बीच में चले गए थे पीछे, है ना, क्योंकि अब जब खुल के क्वेश्चन करेंगे IIT का तो हम लोगों को और भी जानकारी रहना चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन हम चूँकि शुरू किए थे, हम पीछे पॉइंट चैप्टर भी थोड़ा सा डील कर दिए, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था थ्योरी के मामले में। तो इस टाइप पे हम कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे और अब हम एकदम पूरा अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगला एक क्लास हम और लेंगे, आज का क्लास का लेंथ थोड़ा कम है, अगला क्लास हम 1.5 घंटे कर लेंगे। उसमें हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का जितना भी क्वेश्चंस आता है IIT का वो सब करवाएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवाइज करना और थोड़ा टाइम मिले तो पीछे जो फंक्शंस वगैरह सब पढ़ा रहे हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू।